आपको इसमें इसी स्लाइड में देख रहे हैं कि आपने उसका जो है वो एंड को प्लान करना है, तो आपने उसके हिसाब से देखना है। क्राउन पार्ट में आपके पास चार चीज़ें हैं। एक तो आपके पास टीडियस लीजन है या रेस्टोरेशन है, नंबर 2 उसकी एनाटमी है, तीसरा उसका जो पर्ल चेम्बर है उसकी एनाटमी क्या है, और पर्ल थॉर्न्स, देन रूट आ जाता है। रूट के अंदर आपके पास सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपकी जो लैमिना ड्यूरा है और पेरिडोंटल आउटलाइन है वो इंटैक्ट है, कहीं पे रेडियोलूसेंसी तो नहीं है, बहुत थिक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने रूट की एनाटमी को देखना है कि वो स्ट्रेट है, कर्वेचर में है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने फिर इसकी जो किनाल्स हैं इनको आपने नोट करना है कि क्या वो थिक वो वाइड हैं या नैरो। उसके बाद आप ये आपका बेसिकली दो चीज़ों में मैं रिपीट कर देता हूँ कि दो हिस्सों में आपने इसको डिवाइड करना है, क्राउन पार्ट एंड रूट पार्ट। रूट पार्ट में आपने चार चीज़ों को नोट करना है। सबसे पहले क्राउन का जो एनाटमी है उसको, देन टीडियस लीजन या रेस्टोरेशन, जहाँ से अप्रोच कर रही है कैविटी वो आपने नोट करना है, और पर्ल चेम्बर को, ठीक है। पर्ल चेम्बर की एनाटमी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कि ग्रोइंग एज में या यंग्स जो होते हैं बच्चे उनमें चेम्बर वाइड होता है और ओल्ड एज के साथ नैरो होता है। फिनाल्स का भी यही है कि फिनाल्स ग्रोइंग एज और यंग एडल्ट्स में वाइड होती हैं और ग्रेजुअली फिर एज के साथ साथ वो नैरो होती है। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि क्राउन के आपने चार चीज़ों को नोट किया, रूट की भी चार चीज़ों को आपने बेसिकली जो शुरू में आपने नोट करना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि क्या नीचे को पैथोलॉजी बड़ी तो नहीं है, यहाँ पे रेडियोलूसेंसी है, रेडियोपैथिसिटी है, या कोई एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे आउटलाइन नजर आ रहा है। फ्लोर्स के अंदर अमूमन मोलर्स के अंदर हमारे यहाँ रेशो बहुत कम है, बट लकीली मिल जाते हैं एंटोमोलैरिस। अच्छा, यू आर लकी। मुझे अभी तक जिंदगी में 5 या 6 केसेस आए हैं। सो एंटोमोलैरिस आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आप अगर 6 और 7 की एनाटमी को भी देखें तो आपको डिफरेंट नजर आएगा। एंटोमोलैरिस ये होता है कि आपकी नॉर्मली मोलर की 2 रूट्स होती है, सम टाइम एडिशनल रूटिंग, उसमें ये होता है कि इस वो 2 जगह पे होती है। अगर वो लिंगुअल साइड पे हो तो एंटोमोलैरिस कहलाती है, अगर वो बटल साइड पे हो तो पैरामोलैरिस कहलाती है। शॉर्ट सी कैनाल क्या नहीं शॉर्ट नहीं होती, बात दफा वो हमारे यहाँ जो आ रही है वो पहलवानों की तरह बड़ी होती है। सो उसकी एनाटमी की वजह से उसे हाँ, अगर आप 6 की एनाटमी को देखें और 7 की एनाटमी को देखें तो आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। बाल दफा 7 की भी रूट जो होती हैं वो 6 जैसी होती हैं, 7 में अमूमन फोनिकल रूट ज्यादा होते हैं। CBCT जो है वो बेसिकली रूटीन में नहीं किया जाता। हमारे यहाँ हमारे बड़े वेल नोन एंडोडोंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं पर जॉर्डन के हैं, डॉक्टर हम उनको अमूमन उनकी केसेस को देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो CBCT में बड़ा वो करते हैं, ठीक है। बट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बहुत आपने एब्सोल्यूट जहाँ पे इंडिकेशन हो, जहाँ पे आपके पास पेरियटिकल से नहीं आपको डायग्नोज होगा, तो वहाँ पे आपने विद शॉर्ट फील्ड ऑफ विजन आपने सिर्फ उसी दांत का करना। So anyway, इसके अंदर जो CBCT के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बाज़ दफा लीजन ऐसी होती है, पेरियपिकल लीजन जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 2 डायमेंशनल व्यू देख रहे होते हैं इंट्राऑरल में, तो ये आपको रेडियोलूसेंसी उस वक्त नजर आती है जब वो कॉर्टिकल बोन को इन्वॉल्व करे, तो फिर इसके ऊपर रेडियोलूसेंसी आना शुरू होती है।
अदरवाइज पेशेंट पेरिडोंटाइटिस का होता है बट उसकी लीजन नहीं नज़र आ रही होती, आप CBCT करवाते हैं तो नीचे आपको ठीक ठाक बड़ी लीजन नज़र आता है। सो इसके अंदर CBCT के अंदर आपको 2-3 चीज़ें नज़र आती है जो रूटीन में हम डायग्नोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो बहुत कुछ आपको मिलता है बट इसके अंदर अपर 6 है तो उसके अंदर MB2 बहुत ज़्यादा जो है, पहले ये रूल समझा जाता था कि MB2 जो हैं ओकेजनली मिलती हैं बट अब रूल ये है कि MB2 इज पार्ट ऑफ द टूथ, तो आपने उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना। देन MB2 लोअर में अपर में डिस्टो बकल एंड डिस्टो लिंगुअल लोअर 6 में, 7 के लोअर 7 के अंदर आपने सी शेप कैनाल देखनी है और पैथोलॉजी ऑब्वियसली इसमें आप ये देखें कि इसके अंदर आपको एक माइनर सा शेड नज़र आ रहा है, ठीक है, बट जब CBCT हुआ है तो ठीक ठाक इंगेजमेंट है उसकी पेरियापिक कंडीशन। स्लोप सेम इक्वल ऑपोजिट। प्रीमोलर्स के लिए रूल ऑफ थंब स्पेशली एप्पल्स में, और दिस लोअर 6 के लिए लोअर 6 की एनाटॉमी बड़ी ही डिफरेंट होती है। सो अपर प्रीमोलर्स में आपने स्लॉप जरूर करना है। उसकी रीज़न ये है कि स्पेशली फर्स्ट प्रीमोलर में जब आप उसका पेरियडिकल व्यू लेते हैं तो बाद दफ़ा दोनों किनार्स जो है वो ओवरलैप की होती हैं, तो आपको वो लगता है कि बस ये सिंगल किनार है। बट जब भी आपने फर्स्ट प्रीमोलर को एक्सप्लोर करना है तो हमेशा आपने ये सोचना है कि इसके अंदर 2 किनार, तो आपकी गुड लक है कि वो सिंगल हो, अदरवाइज 2 किनार ज़रूर होती हैं और वो बाज़ दफ़ा अलग उनका पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, बाज़ दफ़ा वो नीचे जाके एक पोर्टल ऑफ एग्जिट से होता है। तो स्लोप बेसिकली ब्रीफ रिव्यू है कि सेम लिंगुअल एंड ऑपोजिट बकल। इसमें आपने जब आपने फर्स्ट पेरियडिकल किया है तो उससे डिस्टल और मीडियल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल आपने एंगुलेशन चेंज करके तो आपको नजर आ जाएगा। लोअर 6 के अंदर क्योंकि बाज़ दफ़ा एनाटॉमी सिंगल किनार है, अगर इसका प्रेपरेशन का मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने उसको हमेशा सेंटर से नहीं करना है, उसको आपने डिफरेंट एंगल से करना है। एंडोपेरियल लीजन ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। एंडोपेरियल लीजन अमूमन जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि कैविटी तो कोई भी नहीं है, ना प्रॉक्सिमल कैविटी है ना टूटल कैविटी है, पेशेंट को पेन शदीद हो रही है, आप उसको एंटीबायोटिक डाल देते हैं, ठीक है, उसकी पेरियो कंडीशन की तरफ एड्रेस नहीं करते। जब आपने केस स्टार्ट करना है, जब आपने डायग्नोज कर लिया है तो आपने स्टार्ट करना है और आपको मैं प्रोफाइलैक्टिकली थोड़ी सी स्केलिंग कर देता हूँ। क्लिनिकली जब आप टूथ को देखें तो आप पेरियो प्रोब के साथ इसको ज़रूर बकल और लिंगुअल साइड पे प्री जिंजाइवा के साथ साथ आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। सम टाइम कहीं ना कहीं से आपको पॉकेट मिल जाती है, ठीक है। सो इस केस के अंदर अपेरेंटली अगर आप इसको देखें तो ये केस बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्ट हो जाना चाहिए। क्राउन रूट रेशो को अगर आप देखें, बोन सपोर्ट देखें, बट इसमें फर्स्ट डिग्री मोबिलिटी, सेकंड थर्ड डिग्री मोबिलिटी नहीं, और मुझे इतनी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये खुद सर्वाइव कर जाएगा। सिंगल विजिट किया, इसमें भी आप देखें सो रिफॉर्मल रेस्टोरेशन जो है वो आई गेस अप टू द मार्केट बाकी ये इसको साल हो गया माशाल्लाह सर्वाइव कर रहा है। ऑब्वियसली वो जब वो कैविटी प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे तो फिर सर आपने टेलोसिस भी होता है अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखें इसमें मॉडर्न डे एंडोडोंटिक्स इज मोर अबाउट क्लीनिंग रादर शेपिंग। शेपिंग का जो रोल है वो 15% है।
आपका 60 to 70% रोल इरिगेशन पे। जितना ज़्यादा आप इरिगेट करेंगे, बैक्टीरियल लोड कम करेंगे, आपका सक्सेस उतना बढ़ जाएगा। मैंने कुछ केसेस ऐसे भी किए हैं जिसमें ड्राई विजन थी और सिंगल विजिट में ऑब्जर्वेट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह साल 2 साल से चल रहे हैं और पीरियडिकली उनके रेडियोग्राफ किए। सिंगल विजिट क्रॉनिक पैराडोक्साइटिस, ऑब्वियसली क्योंकि जब आप इरिगेट करते हैं और इरिगेशन ज़्यादा करते हैं बैक्टीरियल लोड कम होता है, फिर आप मदर नेचर को टाइम देते हैं, वो इम्यून सिस्टम जो है आपका एक्टिवेट और फिर वो डिफेंस की बजाय ऑफेंस पे आता है, तो फिर बैक्टीरिया को ओवरकम। एंडो के बाद इसकी मोबिलिटी ठीक होगी? हाँ, मैंने बताया फर्स्ट डिग्री मोबिलिटी। या इसके लिए कोई वीडियो का प्रोसीजर करना पड़ा था? स्केलिंग तो मैंने कहा था कि स्केलिंग तो हम करते हैं, प्रोफाइलैक्टिक स्केलिंग। कोई स्टाफ या कोई स्पेशल? यार शुक्र करो पेशेंट ने हैंडल कर पा ली। आप देखें हमारे मेरे जो मुर्शिद हैं, आपको नसीब करे डॉक्टर नसीब, वो कहा करते थे कि किस प्रिंसिपल आपने ऑप्ट करना, कीप इट सिंपल स्वीट। आप जितनी लंबे चौड़े चक्कर में जाएंगे, सीधी सी बात है, पेशेंट आप देखें आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं ना, वहाँ पेशेंट आपका इमरजेंसी इलेक्टिव ट्रीटमेंट जो होती है वो 10 से 15% कोई आता है कि डॉक्टर साहब मैंने कहा जगह थी मैं काम करवा लूँ, वैसे तो काम चल ही रहा था, मगर वैसे अदरवाइज रूटीन में आपके पास जो पेशेंट आता है वो इमरजेंसी के लिए आता है, उसकी पेन खत्म है। अगर आप उसको ग्राफ्टिंग और उन चक्करों में डालेंगे वो आपने अपने शौक के लिए करना है। सर क्या लोग यूज किया कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करें? किस प्रिंसिपल? Excuse me, sir. In the previous case, as you have shown us that the percussion area was getting involved, you did the scaling and then endotoxics, fine. But in long run, we cannot expect from the patient that they will keep the percussion area clean. So, did you open up the area, or what exactly measures you took for that area? मैंने आपको इसीलिए कहा कि पैरियो प्रोब आप इसीलिए यूज करते हैं ताकि आप पैरियो डेप्थ और दो चीज़ें आपने नोट की, एक तो आपने पैरियो डेप्थ नोट की, दूसरा आपने मोबिलिटी नोट। मैंने स्टार्ट में उनकी स्केलिंग करी, प्लस उनको मैंने सपोर्टिव थेरेपी पे डाला। सपोर्टिव थेरेपी इन द सेंस आप सिस्टेमिक एंटीबायोटिक डालते हैं, उसका रोल नहीं है मॉडर्न डे डेंटिस्ट्री में। आप उसको टॉपिकल पे डालेंगे, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप जब आप पैरियो को कंसिडर करते हैं तो आपके जहन में सबसे ज़्यादा रोल आता है एनारोब्स का, ठीक है। तो आप एनारोबिक कवरिंग के लिए क्या देते हैं, आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाज़ोल है अलॉन्ग विद क्लोरहेक्सिन, सो आपको लकीली उसकी कॉम्बिनेशन मिल जाती है। जब आप टॉपिकल उसकी एप्लीकेशन करवाते हैं तो मामला ठीक हो जाता है। Well, like I sometimes what I do if I have such a case, I open up the percussion area a bit and I try to make it self-cleansing area for the patient with interdental brushes and like kind of things. देखें बात ये है कि इम्पोर्टेंट इज आपका पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है, क्या वो पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, नंबर वन। तो आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, बट थिंग इज जो आपने ये नोट करना है कि पेशेंट ने उस चीज़ को फॉलो करना है, अगर तो वो करता है तो these are the best approaches. तो इसलिए Let's say I believe if you put the responsibility on patient and you give 1 or 2 sessions exclusively for patient training, they do. बट मैंने आपको वही कहा था कि पेशेंट कोऑपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन आपके पास 90% केसेस आते हैं इमरजेंसी, दे डोंट बॉदर कि उनके मुंह में कैलकुलस कितना है, साल से कैलकुलस होता है, दे डोंट बॉदर। वो कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द हुई है, जान मेरी निकल रही है, इसको बचा। सर आप देखिए ना, पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट मेडिसिन खा लेता है, उसको बोलते हैं गर्म पानी से लाइन ब्रीज करो, पेशेंट कुलिया नहीं करता। इवन हम लोग भी गला खराब होता है, दवाइयाँ खा रहे हैं, गर्म पानी एक्शन करते हैं, पेशेंट को आप लंबी चौड़ी लिस्ट बताते हैं, ये उठते उठते डॉक्टर साहब है कलो पढ़ना। हाँ Exactly. पेशेंट कोऑपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। प्रीमोलर एनाटमी जो मैंने आपसे बात की थी, प्रीमोलर एनाटमी अगर आप इस स्टाफ को देखें तो आपको फिलहाल सिंगल दूर से तो ये नजर आएगा सिंगल, ठीक है। इस जगह पे आपको ये थोड़ी सी कोई गड़बड़ नजर आ रही है, क्या है
लकीली जो मेरे पास इमेजिंग सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके अंदर ये नेगेटिव व्यू जब आप करते हैं तो उसमें आपको पेंट नजर आता है। इस केस को जब मैंने हाथ डाला तो मेरे जहन में एक्सरे तो खैर स्टडी मैंने किया ही था, बट मेरे जहन में ये था कि ये नीचे से जाके इकट्ठी हो जाएगी सब, मगर यहाँ तक यही कंफ्यूजन आती है दो कैनाल्स, दो रूट्स, दो कैनाल्स हैं और इकट्ठी हो रही हैं। और कौन फिट इस एंगल को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बाकी वही कंफ्लुएंट है, बट एंगल चेंज किया है तो ये आपको दोनों रहता है। इसकी रूट एक ही है बट कैनाल्स नहीं, और इसका जो चेम्बर था काफी सेकंड प्रीमोलर में भी मुझे 90-95% केसेस में अपर सेकंड प्रीमोलर में दो कनाल्स मिले। देखें। आगे जाके दे आर रेयरली इंडिपेंडेंट बट मोस्टली। अभी मैं आपको एनाटॉमी पे डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे निगलेक्टेड पार्ट इज एनाटॉमी। मुझे भी अब खाने के बाद आइडिया होता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो, अदरवाइज प्रीमोलर को हम समझते हैं कि सबसे आसान और ट्रस्ट मी सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। मैं 6-7 को आराम से मैनेज कर लेता हूँ, बट प्रीमोलर्स में रिलक्टेंट रहता हूँ कि कहीं ना कोई मसला होगा। अभी देखूंगा अगर इसमें केस होगा आपको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली ये 8 की पॉइंट्स हैं, रिपीट कर दूं या आगे कर दूं? आपको वैसे ये मिल जाएंगे। आगे चलते हैं अगर जी जी आज बिस्मिल्लाह गाड़ी को भी डालते हैं, क्योंकि साढ़े सीनियर हो इस वजह तो भी डालना है। मैं ये पानी पी रहा था। नहीं आप देखिए कई दफ़ा होता है कि पेशेंट आया है आपके पास और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट डर रहा होता है वो एनेस्थीसिया एप्लीकेशन से डर रहा होता है। आप उसको बड़ा कहते हैं कि जी पेन नहीं होगी बिल्कुल, लेकिन वो जब आपके हाथ में प्लंजर देखता है तो वो बिल्कुल ही, लेकिन कुछ केसेस में आपको एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत ही नहीं होती। शायद नहीं केस डिस्कस प्लानिंग हुई है इसलिए एनवायरनमेंट है उसका, उसमें तो वैसे ही नहीं बड़ी है फिस्टुला बना हुआ है साइड उसमें तो आप दे ही नहीं सकते, आप ये ओपन कर दो। ओपन डॉक्टर आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर अगर ड्रेन करना है तो वो तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर डिफ्यूज सॉफ्ट प्लानिंग है और सॉफ्ट टिश्यू अगर इंसिजन होगा फिर तो देना होगा, लेकिन अगर आपने दांत के थ्रू ड्रेन करना है उसको फिर जरूरत नहीं। फिर जरूरत नहीं है। सर वो पीएच वैल्यू बड़ी हुई है ना हाँ तो उसका टेस्टिंग एनवायरनमेंट है ऑलरेडी उसके इसमें बहुत सारे बिल्कुल नहीं जवाब देना होगा ट्रेन में उसको हल्का सा बिठा के सर ये तो हम ये कर सकते हैं पहले पर्सनल साइड सेकेंड पॉइंट एनेस्थीसिया का है। एनेस्थीसिया हमारे पास दो ऑप्शन ही है। मैक्सिला में हम इंफिल्ट्रेट करते हैं, मैंडिबुलर पोस्टीरियर है तो ऑब्वियसली हम नर्व ब्लॉक देंगे, एंटीरियर में हम इंफिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उसका वॉल्यूम जो है वो इज मोर इम्पोर्टेंट। वॉल्यूम ऑफ एनेस्थेटिक डॉक्टर एक चीज और सर मैं कि कुछ बातें मेरे दिल में ऐसे आती हैं
जो हमारे बिगिनर्स हैं शायद वो कुछ शाय होने के तहत शायद पूछना पा रहे हो, तो मैं जरा उनके भी आप में ऐसी बात है डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट आता है ना, तो आपकी बात तो जिससे आपने स्टार्ट में की कि अल्लाह की इतना दिहाड़ी आई, ये एक सोच आती है एनेस्थीसिया दे के हमें कितना टाइम पेशेंट को वेट कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंजेक्शन आते ठाक लिया प्रॉब्लम ये छोड़ देखिए बगैर कि पेशेंट को पेन हो रही है, पेशेंट पेन में आया है, तो मैं कितना टाइम सर आप डिस्कशन में आप सर कितना टाइम से आपको देना चाहिए? टेस्ट है, आप उसको चेक करें ब्लड इंस्ट्रूमेंट के साथ से इफेक्टिव हो गया कि नहीं। वैसे तो 30 सेकंड में हो जाता है, ओके, तो लेकिन आप उसको फर्दर टेस्ट करके फिर आप बस 2-4 मिनट 5 मिनट उसको देना चाहिए। मैंने ऐसे एक लेक्चर अटेंड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, उन्होंने कहा था मिनिमम 5 मिनट पेशेंट को बिठा दें ताकि भी वो कल ही डरा हुआ है, इतना लंबा इंजेक्शन दे सकते हैं, आपके हाथ में देखा है वो आपने ठोक दिया इसके मुंह में, बेचारा खुद खाए है, उसको 5 मिनट दें, उसको रिलैक्स करें या कोई टीवी देखो, और आप वेट कर मैं उसी तरफ ही आ 5 मिनट्स का इफेक्टिव जो है वो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर इफेक्टिव हो जाता है। ब्लॉक जो है उसमें आपने 10 to 15 मिनट्स जरूर देने हैं। ब्लॉक दिया आपने प्लीज। सर ब्लॉक में कितना change the soft tissues along as well and give a bit of a massage to spread it. Is that true? Because These are all distracting methods. ठीक है, जब पेशेंट पेन के साथ आता है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं मांगता, वो कहता है कि पेन खत्म कर। so while we're applying PLA, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो आपकी फिनेस है कि आप कितना पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हुए कैसे हैंडल करते हैं। That's for distraction basically कि वो फिर फ्लिक को इतना वो फील नहीं करता। तो मैं इधर से कोई क्वेश्चन आने लगा। तो मेरा मानना ये है कि 5 मिनट के बाद ब्लॉक इफेक्ट करना शुरू कर। जी मैंने इसीलिए कहा कि 10 to 15 मिनट्स आपने देने। अब ये कारण मतलब इस चीज का ध्यान रखना कि आज इसके बाद ब्रिज का पेशेंट बैठा हुआ है। हमने ये करा यार ब्लॉक लगा के सिग्नल पेशेंट को बुला दो। प्रैक्टिकल सर आपकी माशाल्लाह 3 सर्जरीज हैं, आप दूसरी सर्जरी में आप मोस्टली मेरे जैसे सिंगल सर्जरी वाले। सिंगल सर्जरी उनकी नहीं मैं बात कर रहा हूं, हां तो एक इसमें इंजेक्शन दिया तो दूसरे में चले जाते हैं। एक बात मैं सॉरी शायद मैं बात काट रहा हूँ, आपने अगर एंडो अच्छे तरीके से करनी है तो कीप इन माइंड कि आपने 1 घंटा से करना है। अगर आपने जल्दी वाला काम करना है तो फिर ये सारा दिक्कत। अगर आपने तसल्ली से सुकून से काम करना है, जैसे माशाल्लाह मेरे मुर्शिद करते हैं, अच्छा काम करते हैं और इनसे हम इंस्पायर भी होते हैं, तो फिर आपको 1 घंटा चाहिए। अदरवाइज अगर आपने ये सोचना है कि बाहर 5 पेशेंट बैठे हैं, ब्रिज का एक इम्प्लांट का एक बेसिस का तो आप जल्दी में नहीं कर तो फिर नहीं आप कर सकते। इसका कोई हल है आपके पास? नहीं इसका हल नहीं। सब नहीं हल है। इसका हल ये है कि आप फिर कीड़े को बिस्किट खिला। इंफिल्ट्रेशन में आपके पास टाइम एनेस्थीसिया बहुत लंबा टॉपिक है, उसकी अगर आप की है तो उस चक्कर में घुस गए तो पूरा दिन निकल जाएगा। बेसिकली क्लिनिकली ओरिएंटेशन के हिसाब से इन्फिल्ट्रेट जब आप कर रहे हैं तो आप टू बी ऑन सेफ साइड 5 मिनट दे दें। मुझे वैसे 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं एनेस्थीसिया दे के उसके बाद रबर डैम को उसका ट्रेप करता हूँ, तो जब तक पेशेंट इफेक्टिव हो जाता है उसका एनेस्थीसिया तो उसके बाद हम रबर डैम एप्लीकेशन करते हैं। सर मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर जो है उसको ब्लॉक से जी ब्लॉक देना है, उसको देना ब्लॉक देना है, भले उसके नीचे फोरामेन है बट आप उसको ब्लॉक दें। मैंडिबल में आपने हर सूरत जब आपने प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो आपने ब्लॉक दे दिया 10 to 15 मिनट्स वेट और फिर उसके बाद आप इन्फिल्ट्रेट। अच्छा इसमें 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि आप पहले ब्लॉक दें और साथ ही इन्फिल्ट्रेट करें, ठीक है। बाज़ लोग ये प्रिफर करते हैं कि आप पहले ब्लॉक दें, 5-1 मिनट वेट करें एंड देन गो फॉर इन्फिल्ट्रेट। मेरा थोड़ा सा अप्रोच थोड़ी एग्रेसिव होती है, इसलिए कि जब एक दफ़ा पेशेंट को आप